हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो आज हम उसकी पहली क्लास लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि बीएससी नर्सिंग की 100 क्लास होंगी, 100 क्लासेस होंगी, उसके अंदर सारा कुछ कवर करा दिया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आज पहली क्लास है बीएससी नर्सिंग की, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वीडियो है। तो आज इस वीडियो में देखिए हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कम से कम 40 क्लास आपकी बायोलॉजी की होंगी, बाकी 30-30 फिजिक्स केमिस्ट्री की, यानी 30-30 फिजिक्स केमिस्ट्री की होंगी, और 40 के करीब बायोलॉजी क्लासेस होंगी। तो आज हमसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक। तो देखिए, पहले मैं आपको हिंदी में कुछ चीज़ें समझा दूँगी, उसके बाद इंग्लिश की जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं उनको आपके सामने रखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों में ही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आज से देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थ्योरी होगी, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का कि जो कैरेक्टर होते हैं लिविंग के। तो ये देखिए, मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये हिंदी में, ये मैंने दो बुक का कनेक्शन लिया है, दो बुक से एक्सट्रैक्ट निकाल के लिया है। तो ये हिंदी का भी कुछ सॉल्यूशंस है, इसमें कुछ टिप्स दी गई हैं, और इंग्लिश से भी मैंने लिया है, यानी कि एनसीईआरटी जो कि मेन बुक है। तो जैसे कि नीट की तैयारी की जाती है और बीएससी नर्सिंग, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। तो मैंने एनसीईआरटी से जो खुद हैंडमेड नोट बनाया है, मतलब हाथों से जो नोट बनाया है, वो मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं वो पॉइंट्स। और जो ये आपको प्रिंट में दिख रहा है, तो ये मैंने उस बुक से लिए हुए हैं, जो कि नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो भी मैंने हाथों से लिखे हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कहीं आपको मिलेंगे नहीं, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं इस वीडियो में। ठीक है, कराएंगे आगे चल के। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि टॉपिक का नाम दिया गया है सजीवों के लक्षण। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सजीवों के लक्षण में क्या आता है, क्या होता है। तो देखिए, इसमें लिखा है सभी जीवधारी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, यानी कि सभी जो एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं, विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जो कि निर्जीवों में, यानी कि जो नॉन लिविंग होते हैं, उसमें ये नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी पाई जाती है जो कि नॉन लिविंग में नहीं देखने मिलती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति, आकृति मतलब एक शेप होता है, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक परफेक्ट शेप होता है, और एक माप होती है, मतलब कि एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, जिसके आधार पर इसे पहचाना जाता है। जैसे कॉकरोच को हम लोग उसकी डिस्टेंस, उसके मतलब आकार से और उसकी माप से पहचान लेते हैं। एनिमल को पहचान लेंगे किसी भी कि ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग एक आकृति और माप होता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि जीवधारी स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति से गति करते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर की शक्ति से गति करते हैं, अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं। जो जीवधारी होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, वे प्रचलन, प्रचलन का मतलब होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग बीइंग होता है वो लोकोमोशन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। देखिए, यही लिखा है कि लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इस पे। तो इसको और ऊपर करते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है जिस प्रकार कोई मकान अनेक छोटी छोटी इकाई, मतलब इकाई का मतलब होता है छोटी छोटी ईंट, जैसे इसमें बता दिया गया, जैसे कोई घर होता है वो छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, ऐसी एनिमल होता है, यानी कि हम लोग जैसे जीवधारी या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। और उन इकाइयों को क्या कहते हैं, उनको सेल कहते हैं। यही बात इसमें थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है, देखिए पढ़ लीजिए आप। जीवधारियों का शरीर एक अनेक इकाइयों से बना होता है, एक या अनेक अनेक इकाइयों से, और उस इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। उस जो यूनिट को कहते हैं वो सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक कोशिका, जो कोशिका हिंदी में, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में एक गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है। गाढ़ा मतलब एक थोड़ा म्यूसलस टाइप का एक सब्सटेंस भरा होता है इसमें। तो जो कि क्या होता है, जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में जीव द्रव कहते हैं, नहीं हिंदी में जीव द्रव कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो ये भी एमसीक्यूज के
एमसीक्यूज़ बना के पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो जैसे पूछ लेंगे कि सेल में एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा आंसर आपका प्रोटोप्लाज़्म। और अगर ऑप्शन में दिया गया जीव तरफ प्रोटोप्लाज़्म में हिंदी इंग्लिश करके दे देते हैं, ठीक है? तो और ए और बी दिया गया तो करेक्ट हो जाएगा ए और बी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। मैंने आगे आपको कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये दे दिया गया, ठीक है? इसको प्रोटोप्लाज़्म कहते हैं। इसी में सभी जैविक क्रियाएँ होती हैं जिन्हें मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। मेटाबॉलिज़्म मतलब होता है कि उपापचयी क्रियाएँ जो शरीर के अंदर चलती हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्या दिया गया है कि जीवन चक्र व मृत्यु यानी कि लाइफ साइकिल और डेथ क्या होता है, ठीक है? लाइफ साइकिल क्या होता है, डेथ क्या होता है? प्रत्येक जीवधारी के एक निश्चित आयुकाल फिक्स होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक एक लाइफ स्पान सिलेक्ट होगा कि ये कितनी इसकी लाइफ होती है। जैसे कि ह्यूमन की पहले रखी गई थी, पहले बुक में थी कि 100 ईयर ह्यूमन की मतलब लाइफ स्पान होता है, मतलब 100 साल तक वो जीवित रहता है। लेकिन अब तो रेशियो काफ़ी कम होता चला जा रहा है। पहले की देखो, पहले के जो लोग थे वो 100 से भी ज़्यादा साल तक जीवित रहा करते थे, ठीक है? तो इसमें आंकड़ा बताया गया, देखिए कि एक निश्चित आयु होती है, उसे जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें सजीवों की समस्त क्रियाएँ होती हैं। एक कोशिका से जीवन प्रारंभ होता है। प्रारंभ करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं को पार कर प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये इतना हो गया कि लाइफ स्पान किसको कहते हैं। एक परफेक्ट आयु होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, उसी को लाइफ स्पान कहते हैं। और अपनी वो आयु कंप्लीट करने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, इसको कि मृत्यु कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं 4 पॉइंट क्या दिया गया है। तो 4 पॉइंट में देखिए दिया गया है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा व अन्य वांछित पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सभी जीव भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है? मतलब एनर्जी को लेने के लिए सभी जीव जो होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उससे हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी किस फॉर्म में प्राप्त होती है ये भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है? तो भोजन को ऑक्सीकरण श्वसन रेस्पिरेशन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है? मतलब भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। ये एक पॉइंट हो गया। अब देखिए 5 पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक जीव में वृद्धि होती है। शिशु यानी कि शिशु जो यानी कि छोटे बच्चे की बात की गई, शिशु से वयस्क, वयस्क यानी कि बड़े बनना, मतलब वयस्क बनना छोटे से पौधे का पेड़ के रूप में बढ़ने की जैसा ही होता है। यानी कि छोटे बच्चे से लेके बड़ा बनना और छोटे पौधे से लेके बड़ा पेड़ बनना, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। और ये किसके किसके अनुरूप आता है, यानी कि ये किसके बेस पे होता है, ये वृद्धि होता है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। जैसे छोटे से बच्चे की ग्रोथ होके वो बड़ा बन जाता है, छोटे से पौधे की ग्रोथ होके वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसको ये किसके अंडर में आएगी, ये ग्रोथ के अंडर में आता है, जो कि एक लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है? अब देखते हैं, शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोगों के अंदर जितनी भी जहरीली चीज़ें बन रही होंगी, यानी कि पॉइजनस लिक्विड जमा हो रहा होता है, उसको हम लोग यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। वही इसमें कहा गया है कि वेस्टेज को हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखिए, मूत्र के रूप में, मल के रूप में, पसीने के रूप में आदि माध्यम से उत्सर्जन होता है, यानी कि एक्सक्रीशन होते हैं। यानी कि वो जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो हम लोगों की बॉडी से किसी न किसी रूप से बाहर निकल जाते हैं, ठीक? तो ये इसमें बोला गया। अब देखते हैं 6 हो गया। 7 पॉइंट देखते हैं, उक्रोजनशीलता यानी कि इरिटेबिलिटी। यानी कि इसमें मैं आपको समझाती हूँ, प्रत्येक जीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करने की क्षमता रखता है। जैसे कोई भी जीव होगा, हम लोगों को, जैसे हम लोग एनिमल है, तो हम लोगों को सर्दी लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, बारिश का मौसम भी महसूस होने लगता है। यानी कुल कुल मिला के कि हम लोग सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जैसे हम लोग, कोई गर्म चीज़ में हाथ जाता है तो तुरंत हाथ हट जाता है, पैर में कांटा चुभता है, वो हाथ तुरंत पैर वहाँ से हट जाता है। यानी कि हम लोग चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। वही इसमें दिया, जो कि एक लिविंग का कैरेक्टर है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है? तो यही बात इसमें दी गई है इरिटेबिलिटी में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, वही जो मैंने बताया कि गर्म चीज़ को हाथ लगाने से तुरंत हट जाता है हाथ वहाँ से, ठीक है? अब देखते हैं अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी क्या होता है। जीवधारियों में बाह्य वातावरण के अनुसार अपनी शारीरिक रचना व स्वभाव को बदलने की क्षमता होती है, ठीक? क्षमता होती है। और क्या दिया गया है, देखते हैं इसको कट करके।
मछली के शरीर जल में रहने के लिए है, वो पक्षी का शरीर आकाश में उड़ने के लिए अनुकूल है। देखिए, अनुकूलन का मतलब होता है जैसे कि हम लोग पैदा होने के बाद तुरंत एक एक एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। जैसे कि मछली को ले लो, तो वो जब बॉर्न होती है उसके बाद अपना पानी में ही तैरती रहती है और पूरा उसकी लाइफ पानी में ही निकल जाती है। अब आप कहेंगे कि हम लोग भी तो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक कुछ टाइम फ्रेम के लिए पानी में तैर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कि पूरी लाइफ पानी में ही तैर के निकल जाए। वो सिर्फ मछली के लिए है, यानी कि वो मछली अडेप्ट कर चुकी है ऐसे एनवायरनमेंट को, और पक्षी उड़ने के लिए अडेप्ट कर चुका है। तो ये उसकी अडेप्टेबिलिटी को शो करता है, और हम लोग चलने फिरने के लिए ज़्यादा सक्षम हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी चीज़ों पे अडेप्ट हो चुका है, अपनी अपनी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुका है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं 9 पॉइंट क्या कह रहा है। 9 पॉइंट में है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या दिया है, प्रत्येक जीव अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करता है, यही रिप्रोडक्शन है। ठीक है, हर एक जीव अपने ही जैसे बिल्कुल दिखने में, शकल में अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करता है, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया। ये देखिए, मैंने हिंदी का तो इतना समझा दिया, अब थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को देखते हैं क्या है वो पॉइंट। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए, द लिविंग वर्ड चैप्टर किया, जो कि फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर किसको कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर देखिए, लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर देखिए इसमें दिए गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और क्या दिया गया है, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, बाहर की चीज़ों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर में आते हैं, डिफाइनिंग और कन्वेंशनली कैरेक्टर में आते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ट्विन कैरेक्टर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैरेक्टर देता है। कौन कौन से होते हैं वो, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो मास में उस बढ़ेगा, और नंबर में भी बढ़ता है, उसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, दो ग्रोथ के कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, यानी कि मास बढ़ता है और नंबर बढ़ता है, उसी को ग्रोथ कहते हैं। मास मतलब वेट। ठीक है, मल्टी सेलुलर सेल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एंड क्या दिया गया, प्लांट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें दे दिया गया मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है, और जो प्लांट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के डिवीजन के थ्रू ये भी डिवाइड करते हैं। ठीक, ये दे दिया गया है। अब देखते हैं क्या है, ग्रोथ कैसी, एक इसमें पूछ रहा है ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो कि हर चीज़ को डिफाइन करे, हर लिविंग को डिफाइन करे। तो देखिए, ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब लिविंग को ऐसा नहीं है कि अगर उसमें ग्रोथ हो रही हो तभी वो लिविंग है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें ग्रोथ नहीं भी होती है लेकिन फिर भी वो लिविंग होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये लिविंग को डिफाइन नहीं करती है। तो ये तो इसमें हम लोग कट का निशान लगा। रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बहुत से अनफर्टाइल मेल और फीमेल होते हैं जो कि फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं, वो लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इसलिए ये कहा गया कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लिविंग को डिफाइन नहीं करते, क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई भी लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म देखने मिलेंगे, फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हो गया। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं, उससे कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है,
फंजाई रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। फंजाई जो रिप्रोडक्शन करती है वो किसके थ्रू करती है, सेक्सुअल स्पोर के। और ईस्ट और हाइड्रा बडिंग के। ये बहुत आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। ईस्ट और हाइड्रा क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, बडिंग करते हैं। प्लेन एरिया और फ्लैटवर्म क्या करते हैं, ट्रू रीजनरेशन करते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोड्यूस करती है और इस पे प्रोटोनिमा और मॉसेस, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, अ नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब रेंज ऑफ बिटवीन 1.7 से 1.8। जब नंबर ऑफ स्पीसीज को जानते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज दी गई वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन दी गई, ठीक है। एनसीईआरटी का आंकड़ा है। अब देखिए क्या है इसमें, ये देखिए नोमेनक्लेचर के बारे में तो आप जानते ही, मैंने आप पहले भी समझा चुकी हूँ। तो अब देखिए आप इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। इसको हम लोग देखिए कहीं शेयर करने के, टेलीग्राम में देखते हैं, शेयर करने की कोशिश करेंगे, याद रहा तो ज़रूर कर दूंगी मैं। अब देखिए ये दिया गया है आईसीबीएन, ये जो कि एनसीईआरटी का है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसमें जेड है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं क्या दिया गया है। तो कैरोलस लीनियस जो थे गिवन बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड होते हैं, पहला वर्ड होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें, जो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ये 2090 का नीट का क्वेश्चन है कि लिन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो लिन लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और देखिए क्या दिया गया है, और तो इसमें आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है कुछ चीज़ें, मुझे एमसीक्यूज़ भी कराने हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। तो देखिए टैक्सा किसको कहते हैं, टैक्सा की डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूरी डेफिनेशन दी गई है, ये यही करके पूछ लिया जाएगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको कहते हैं, हायरार्की किसको कहते हैं, टैक्सॉन किसको कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन दे दी जाएगी और ऑप्शंस रख के पूछ लिए जाएंगे। ये देखिए ये स्पीसीज किसको कहते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज को स्पीसीज कहते हैं। जीनस किसको कहते हैं, कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद हैज मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, इसको जीनस कहते हैं। फैमिली किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो जीनस पे रिलेटेड होता है और कुछ सिमिलरिटीज मिलती है उसको फैमिलीज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी ये सब चीज़ें। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया, ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर मतलब कैटेगरी लाइक जीनस। ये देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो आप जाके देख लीजिएगा। अबाउट में जाके देखना तो टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई, फेसबुक की, तो आप उसको जाके फॉलो करें और चीज़ें आपको अपडेट मिलते जाएंगे, तो आप उस पर जाके विजिट जरूर करें, ठीक है। तो ऑर्डर को देखते हैं, कैटेगरी लाइक जीनस फैमिली एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटी करेक्टर। यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा आ रहा है, वहाँ पे मैं अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यही सारी डेफिनेशन एमसीक्यू के दौर पे पूछ ली जाती। क्लास देखिए, कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर मंकी गोरिल्ला गिब्बन क्लास मैमेलिया, ठीक। तो ये ऐसा हो जाएगा। फाइलम देखिए दे दिया गया, फाइलम ये एनसीईआरटी का, ये पूरा फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड हायर कैटेगरी में आते हैं कॉल्ड फाइलम। और इसमें दिया गया फीचर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये सारे फीचर्स होते हैं फाइलम के। और देखिए क्या दिया गया है, ये पूरी टेबल दे दी गया है, एनसीईआरटी में भी ऐसी टेबल थी, टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटेनिकल गार्डन किसको कहते हैं, गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ, ये देखिए दिया गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज ऑफ द गार्डन ग्रो फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। फेमस बॉटेनिकल गार्डन है न्यू इंग्लैंड में, और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आंकड़े हैं और एनसीईआरटी के हैं, तो बहुत डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है म्यूजियम किसको कहते हैं, सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेजेस, ये स्कूल कॉलेजेस में जो प्रिजर्व करके एनिमल को रखा जाता है, एनिमल को फॉर्मेलिन में डुबा के रखा जाता है एक ग्लास में, जैसे कि बहुत से ऐसे बीकर टाइप के बने होते हैं, उसमें कोई एनिमल रख दिया जाता है, कोई बर्ड रख दी जाती, प्रिजर्व करके म्यूजियम बना के रखा जाता है प्रैक्टिकल्स के लिए, उसी को म्यूजियम कहते हैं, जो कि कॉलेजेस स्कूल में देखने मिलता है। और ये देखिए कि किसको कहते हैं कि अनोदर टेक्सोनॉमिक एड यूज द आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल ऑफ कीवर्ड्स
की बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, इस वर्ड को याद रखना जहाँ पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दिख जाए आपको ज़्यादातर, अनदर टेक्सोनॉमिक ऐड करके, ठीक, तो की पे टिक लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। कपलेट देख लेना, लीड देख लेना, मैंने आपको पूरा दे दूंगी उसमें, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, PDF इसका पहुंच जाएगा टेलीग्राम पे। तो की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, तो इसको की बोलते हैं। फ्लोरा का डेफिनेशन बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनुअल भी देख लेना और मोनोग्राफ भी, ठीक। और देखते हैं इसमें क्या है, तो इतना ही दिया गया। अब देखते हैं MCQ की तरफ चलते हैं, क्या दिए गए MCQ। तो फर्स्ट MCQ ये रहा, क्या दिया गया। पहला MCQ है ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, दोनों ग्रोथ के कैरेक्टर हैं, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं जो कि एक लिविंग को डिफाइन करती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक देखने मिलेगी लिविंग में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा और कॉन्शियसनेस भी देखने मिलेगी एक लिविंग में, ठीक है। और ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही जो बताया, कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ए ग्रोथ नहीं है और रिप्रोडक्शन भी नहीं है, यानी कि बोथ ए और बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा शो, मतलब ईस्ट और हाइड्रा क्या शो करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा शो थ्रू रिप्रोडक्शन, ईस्ट और हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या बताया था मैंने अभी आपको, बडिंग बताया था, जो कि ईस्ट और हाइड्रा इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ICBN और ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया, ऑप्शंस नहीं बनाए हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो ये इसके बोटेनिकल वाले का ये हो जाएगा, जूलॉजिकल वाले का ये हो जाएगा, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाई, मतलब जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया, तो वो दिया, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखिए इसमें ऑल दिया गया तो ऑल तो गलत हो जाएगा, IS विटेकर नहीं हो सकता, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कैरोलस लीनियस, जो कि मैंने आपको अभी सीट में पढ़ाया, जो मैंने हैंडमेड सीट दिखाई थी उसमें ये लिखा हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमी की प्रोसेस कौन सी है, तो देखिए उसमें लिखा हुआ था सीट में, ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रोसेस ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे बेसिक टैक्सोनॉमी की प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो ऑल करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट 8 नंबर है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, दिस ब्रांच इज कॉल्ड, मतलब इस ब्रांच को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सिस्टमैटिक की डेफिनेशन आपको सीट में अभी दी थी, दिखाई थी, मैंने कही थी, ध्यान से पढ़ लेना। तो सिस्टमैटिक की डेफिनेशन यही होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होती है जो कि अलग अलग डाइवर्सिटी को शो करते हैं और अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ठीक है। इसी के ब्रांच को कहते हैं सिस्टमैटिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी में फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ किस में पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो स्पीसीज़ मैंने अभी बताया था आपको, स्पीसीज़ देखिए पढ़ के भी बताया, तो स्पीसीज़ की डेफिनेशन है ये। तो फंडामेंटल डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ देखने मिलती है स्पीसीज़ में। अब देखिए कंपेयर अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर ऑफ कॉमन कंपैरिजन टू स्पीसीज़ अदर जेनरा, तो इसमें पूछा गया अदर जेनरा, जेनरा से आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि जीनस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको डेफिनेशन दी गई थी अभी सीट में, PDF में दी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, अ ग्रुप रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कंपेयर क्या दिया गया, कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज किस चीज़ को, सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर करता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी करेक्ट, फैमिली को, ठीक। तो ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है ताकि MCQ के फॉर्म में आता है तो आप तुरंत कर सकें, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कैटेगरी लाइक जीनस फैमिली एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, क्या दिया गया, नंबर ऑफ सिमिलैरिटी करेक्टर एंड अदर इंक्रीज
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आइडेंटिफाई, तो 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिया गया ऑर्डर। ठीक है, फाइलम किंगडम, ये देखिए ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ क्वेश्चन बना, मतलब एक क्वेश्चन आंसर दोनों है, तो ऐसे पूछ लिया जाए करेक्ट प्रोसेस को बताइए, तो प्रोसेस करेक्ट कौन सी होती है, एनसीईआरटी में दिया गया। पहले आता है फाइलम किंगडम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ये एक सीक्वेंस पूछ लिया जाए, सही सीक्वेंस कौन सा है, तो आपको इस वाले में टिक लगाना होगा। ठीक है, पी आप ऐसे करके PKCOFGS करके याद रख सकते हैं, वरना ऐसे ही याद रख लेना नॉर्मल फाइलम किंगडम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगी, बहुत पूछा जाता है। देखते 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन प्लांट कलेक्टेड प्लांट ड्राई प्रेस प्रिजर्व सीट डेट प्लेस कलेक्शन ऑफ अवेलेबल, मतलब ऐसी कौन सी जगह है, मतलब स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है सीट को, और उसमें डेट लिखने की जगह होती है, प्लेस लिखने की जगह होती है, कलेक्शन की भी जगह अवेलेबल होती है। ऐसी कहाँ पे होता है, तो ये होता है एक सेकेंड, हार्बेरियम में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जब कॉलेजेस में हार्बेरियम सीट बनवाई जाती है तो वहाँ पे उसमें प्लांट एक चिपका दिया जाता है, कोई भी प्लांट उसमें प्रिजर्व करके प्रेस करके चिपकाया जाता है। हमारे कॉलेज में तो बनवाया गया था, तो हम लोगों ने बनाई थी जो हार्बेरियम सीट होती है। वहाँ पे नीचे आपको राइट बेलो कॉर्नर में यहाँ पे देखने मिलता है, नाम डालना पड़ेगा, कलेक्टर का नाम डालना पड़ेगा, जो कलेक्ट करता है उसको प्लेस दिया, कहाँ से आपने इसको लिया है इस प्लांट को, डेट सीट सब कुछ डालना पड़ता है, तो वो हार्बेरियम में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी रैंक, मतलब ऐसी कौन सी पूछा गया है, मतलब ये ऐसा कौन सी डेफिनेशन है जिसमें कि कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक की इंफॉर्मेशन को कंटेन किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, मैनुअल दिया, मोनोग्राफ दिया, की दिया, फ्लोरा दिया है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोग्राफ। ठीक है, आपको सीट में ये देखने मिल जाएगा लास्ट में, लास्ट वाले जो पॉइंट है वो यही दिया गया मोनोग्राफ की डेफिनेशन का। ठीक है, तो आप सीट को बड़े ध्यान से पढ़ना, जो मैंने हाथों से बना के दी है वो वाली, और ध्यान से पढ़ना, सारे पॉइंट्स में MCQ के थ्रू पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल जितने पॉइंट है सब ध्यान से पढ़ना, सब MCQ बन के आ जाते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैनुअल मोनोग्राफ, और आप ये देखिए मैनुअल की डेफिनेशन देख लेना और मोनोग्राफ की देख लेना, जितने ऑप्शंस है इनकी देख लेना बहुत ध्यान से, ये आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीसीज फाउंड इन एरिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ को पहचानने से लेके उसके एरिया से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहचानी जाती है। ठीक है, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी इंफॉर्मेशन उसको पहचान के और उसके एरिया को देख के बताया जाता है, तो वो होता है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स हो जाएगा करेक्ट, जो कि बी दिया गया है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, और आप सारे पॉइंट्स वो पढ़ लेना, उन्हीं में से जितने क्वेश्चंस बनेंगे तो बनने होंगे तो बन जाएंगे, और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा इसी टॉपिक के अंदर से आएगा, इतने में से बाहर से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरी वीडियो आप देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी, देखिए कुछ हम लोगों ने 16 क्वेश्चन भी कवर कर लिए, थ्योरी भी कवर कर ली, थ्योरी बस आप लोग पढ़ना ध्यान से, थोड़ा मैंने लाइटली पढ़ा है उसको, तो PDF शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना, इतने में ही सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।